सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान, जिसमें हम कंसेप्ट अटेनमेंट और ग्लेजर बेसिक मॉडल कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास्टरी लर्निंग मॉडल या स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान यह एक अनुदेशनात्मक प्रतिमान है और इसका विकास जॉन बी कैरोल और बीएस ब्लूम ने 1971 में किया। इस प्रतिमान का प्रयोग स्वामित्व अधिगम, दैट मीन मास्टरी लर्निंग, वह विषय वस्तु के उद्देश्यों का विकास करने के लिए किया जाता है। यह प्रतिमान अधिगम व्यवहार पर आधारित है। यह ऐसा प्रतिमान है जिसे कक्षा शिक्षण परिस्थितियों में किसी अधिगम विशेष पर विद्यार्थियों का स्वामित्व स्थापित कराने में सहायता पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और यह मॉडल बड़ा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है और यह पूरा का पूरा ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। कैरोल के अनुसार इस प्रतिमान के द्वारा विद्यालय द्वारा एक कक्षा से 100% विद्यार्थियों को 100% अधिगम कराया जा सकता है यदि स्वामित्व अधिगम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को परिभाषित करें, विषय वस्तु को विस्तृत अधिगम इकाइयों में बांटे, विभिन्न कौशलों के लिए अनुदेशन देना, संपत्तियों व आकृति आदि क्षेत्रों की पहचान करना, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन किए जाने तथा अनुदेशन व अधिगम सामग्री की सहायता से कठिनाइयों का उचित निवारण किया जाए। इस मॉडल में इस प्रतिमान का जो क्रम है, उस क्रम की बात करें तो सबसे पहले शिक्षण है, टीचिंग है, टीचिंग के बाद टेस्ट, उसके बाद परीक्षण, फिर पुनः शिक्षण, पुनः टेस्ट, पुनः परीक्षण। दोबारा जा रहा हूं। सबसे पहले क्या? शिक्षण, उसके बाद टेस्ट, फिर परीक्षण, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः टेस्ट, फिर पुनः परीक्षण। तो इसलिए इस प्रतिमान में कक्षा शिक्षण, पुनर्बलन तकनीक, उपचारात्मक अनुदेशन, व्यक्तिगत अधिगम उपकरण ये शामिल है। क्योंकि मास्टरी लर्निंग मॉडल इंस्ट्रक्शन पर आधारित है, इसलिए इसमें उपचारात्मक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस प्रतिमान की जो कुछ विशेषताएं हैं उसमें है, कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों को शीघ्रता व आत्मविश्वास के साथ दक्षतापूर्ण अधिगम प्राप्त कराने में सहायता कर सकता है। इस प्रतिमान में विद्यार्थियों को अधिगम के स्वामित्व स्तर, मास्टरी लर्निंग पर स्वामित्व स्तर की प्राप्ति के लिए शिक्षक को पर्याप्त समय और उपयोगी अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए।
सभी विद्यार्थी स्वामित्व को प्राप्त करते हैं यदि वे अधिगम को पर्याप्त समय देते हैं। पर्याप्त समय लगाकर वह उचित प्रकार की सहायता प्राप्त कर 95% विद्यार्थी ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। कम गति से सीखने वालों विद्यार्थियों के लिए अधिक गति से सीखने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं होता। विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित करना व उनके अनुसार कार्य करना ही किसी विषय का स्वामित्व प्राप्त करना होता है। मास्टरी हासिल करने का मतलब क्या है कि विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से निर्धारण करना और उनके अनुसार कार्य करना। मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य भी पूर्व निर्धारित होता है। अधिगम कार्य को छोटी छोटी अधिगम इकाइयों में बांटकर उनके अपने अपने उद्देश्य तैयार करने चाहिए। अधिगम सामग्री व अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए जिससे वे उसे आसानी से समझ सकें। उचित विधियों व नीतियों का चयन अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं व योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक उप इकाई की दक्षता जांचने के लिए निदानात्मक परीक्षण प्रयोग में लाए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को इस बात की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए कि जब तक वे एक इकाई संबंधी अधिगम पूर्णतः अर्जित नहीं कर लेते तब तक वे अगले इकाई अधिगम की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। ब्लूम के अनुसार यदि इस प्रक्रिया को उचित रूप से चला जाए तो 90% विद्यार्थी उचित स्तर की प्राप्ति तक पहुंचने योग्य हो जाते हैं। इसीलिए जो इसके स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ऑफ मास्टरी लर्निंग में सबसे पहले विषय वस्तु का विभाजन, दूसरा उद्देश्यों की पहचान, उसके बाद स्वामित्व स्तर निश्चित करना, निष्पादन परीक्षण की तैयारी, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक अनुदेशन और निष्पादन परीक्षा, निष्पादन के बाद पृष्ठपोषण या फीडबैक। तो इस तरह से मास्टरी लर्निंग के ये जो स्टेप हैं 1 by 1 करके, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि कोई भी मॉडल करना है, टीचिंग मॉडल या लर्निंग कोई भी मॉडल है, मास्टरी लर्निंग मॉडल कोई भी मॉडल है, उसके लिए हमारे पास 6 हेडिंग हमने पूरी अच्छी तरह से तैयार रखनी है। उन 6 हेडिंग के अंतर्गत ही हमने बात करनी है। उन 6 हेडिंग्स के अंतर्गत जो है, उन 6 हेडिंग हमेशा याद रखनी है कि क्या होना है, कहां पर। अर्थात सबसे पहले हमारा क्या आता है, फोकस, कि हमने किस पर, हमारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हमारे गोल क्या होंगे, केंद्र बिंदु क्या होगा। तो इसलिए उसमें जो है सबसे पहले फोकस। दोबारा बता रहा हूं, कोई भी मॉडल हमने तैयार करना है तो उस मॉडल के लिए 6 हेडिंग के अंतर्गत ही जो हमने तैयार करना है। सबसे पहले फोकस या केंद्र बिंदु, जिसके हम अंतर्गत हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, कि उसकी मॉडल की संरचना क्या होगी। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, उसमें के प्रति क्या रिएक्शन रहेगा। और उसके बाद सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, कि उसकी सामाजिक प्रणाली किस तरह से है। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम के बाद फिर एप्लीकेशन और उसका प्रभाव, एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर भी मास्टरी लर्निंग में भी यही हम करेंगे कि जो 6 हेडिंग के अंतर्गत ही इनकी जो अध्ययन करेंगे। तो मास्टरी लर्निंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की आधारभूत तत्वों के रूप में व्याख्या। सबसे पहले क्या बताया, केंद्र बिंदु, जिसे हम कहते हैं फोकस। इस प्रतिमान के अनुसार केंद्र बिंदु से अभिप्राय पर्याप्त समय में विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त करना है। स्वामित्व प्रतिमान का उद्देश्य, स्वामित्व इन मास्टरी लर्निंग मॉडल का उद्देश्य विद्यार्थियों की तीव्र गति पर नियंत्रण
उसकी अभिरुचि, विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान आदि को बिना किसी कठिनाई के समय पर पूर्ण करना। और इस प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य विद्यालय विषयों पर, स्कूल सब्जेक्ट्स पर प्रदर्शन को संतुष्ट स्तर तक प्राप्त करना है। तो इस तरह से यह इसका फोकस है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि किस तरह से कहां पर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। और जनरली जब हम बात करते हैं फोकस में, तो ये हमारे जो उसके केंद्र बिंदु पर रहता है। अकॉर्डिंग टू B.S. Bloom, mastery learning aims at controlling the pace of the students, his aptitude, his prior knowledge of the subject without imposing any restriction of time on him। तो ये मेनली उसका रहेगा। दूसरा है हमारा सिंटेक्स या स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हिंदी में संरचना। मास्टरी लर्निंग मॉडल की संरचना के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुदेशनात्मक कार्यक्रम है। व्यक्तिगत रूप से एक अनुदेशनात्मक कार्यक्रम भी है। इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं सिंटेक्स में। सबसे पहला है स्वामित्व हेतु पूर्व तैयारी का नियोजन, प्लानिंग ऑफ मास्टरी लर्निंग। स्वामित्व अधिगम प्रणाली को अपनाने हेतु आवश्यक पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? पढ़ाए जाने वाले विषयों को उचित इकाइयों व उप इकाइयों में विश्लेषण करना, लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में सोचना, स्पष्ट रूप से अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निश्चित करना, विद्यार्थियों से इन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में वार्तालाप करना, स्वामित्व अधिगम की धारणा व प्रक्रिया के संबंध में विद्यार्थियों की पूर्व स्थिति का पता लगाना, व्यक्तिगत रुचि, योग्यता तथा पूर्व क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता को जानना, निदानात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन से संबंधित तैयारी की जानकारी प्राप्त करना। और दूसरा पहलू है स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण। सेकंड फेज रहेगा टीचिंग फॉर मास्टरी लर्निंग। इसके लिए क्या करना है? मास्टरी लर्निंग हेतु विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। अधिगम या अनुदेशन सामग्री का चुनाव काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए। इसका स्तर बालकों की रुचि, उनकी योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया तथा अधिगमकर्ता वातावरण से परिचित होने चाहिए। जो मेथड्स हैं, विधियां, तकनीक, स्ट्रेटजीज, व्यूह रचना से कहते हैं, तथा अनुदेशनात्मक सामग्री का चुनाव विद्यार्थियों की रुचि व योग्यता के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों का शिक्षण स्तर पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक व विषय वस्तु का सही समझ के लिए गति का ध्यान रखना आवश्यक है, न ज्यादा स्पीड में और न बहुत ज्यादा स्लो। अध्यापक को विषय वस्तु की अच्छी समझ के लिए विद्यार्थियों को अधिक संख्या में विभिन्न क्रियाओं में शामिल करना। तीसरा स्टेप है स्वामित्व के निदान हेतु निर्माणात्मक मूल्यांकन करना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मास्टरी। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रथम इकाई से संबंधित आयोजित अधिगम पर किस प्रकार का स्वामित्व हो चुका है, निर्धारित स्वामित्व तक विद्यार्थियों को पहुंचने में कितनी कमी रह गई है, और कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि वहां पर अपने मास्टरी लर्निंग तक पहुंच चुके हैं, और जो विद्यार्थी स्वामित्व स्तर या मास्टरी लर्निंग तक नहीं पहुंचे हैं, उनका ऐसा न कर पाने का क्या कारण है उसको जानना, और उसके बाद उसका डायग्नोज करना,
और डायग्नोस के बाद निर्माणात्मक मूल्यांकन या परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करते समय प्रत्येक उपयुक्त विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक निर्माणात्मक परीक्षण के लिए स्वामित्व के मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। फोर्थ स्टेप है स्वामित्व की विभिन्न तकनीकों की उपलब्धि। तो सभी बालकों को अपेक्षित स्वामित्व स्तर तक पहुंचाने हेतु, मास्टरी लर्निंग तक पहुंचाने हेतु जो उपाय काम में लाए जा सकते हैं उनमें है आपका मॉनिटर पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ मॉनिटर मेथड, अध्यापकों द्वारा सहायता करना, हेल्प फ्रॉम टीचर, छोटे छोटे स्वास्थ्य समूह बनाना, फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स, विद्यार्थियों के माता पिता या परिवार के सदस्यों की सहायता लेना, टेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, विद्यार्थियों को स्वाध्याय तथा अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। और पांचवा स्टेप रहेगा इसका स्वामित्व हेतु पुनः मूल्यांकन या उपचारात्मक कार्य। क्योंकि मास्टरी लर्निंग के लिए पहुंचने के लिए यदि कोई कठिनाइयां हैं तो क्या क्या कठिनाई रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का क्या तरीका होगा, तो उसके लिए उसका मूल्यांकन और उपचारात्मक। अगला छठा स्टेप है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन तथा स्वामित्व हेतु आगे की अधिगम इकाइयां देना। 6 पेज है समेटिव इवेल्युएशन एंड मास्टरी फॉर फर्दर लर्निंग यूनिट। तो इस तरह से जो इसका सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स के अंदर 6 सोपान होंगे या 6 स्टेप होंगे। सिंटेक्स में पहला है हमारा प्लानिंग फॉर मास्टरी लर्निंग, स्वामित्व हेतु पूर्व तैयारी का नियोजन। दूसरा है टीचिंग फॉर मास्टरी लर्निंग, स्वामित्व हेतु शिक्षण। तीसरा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फॉर डायग्नोस्टिक मास्टरी, स्वामित्व के निदान हेतु निर्माणात्मक मूल्यांकन करना। चौथा है स्वामित्व के विभिन्न तरह की उपलब्धि, प्रोवाइडिंग डिफरेंशियल टीचिंग फॉर मास्टरी। और पांचवा है रिवैल्यूएशन एंड रेमेडियल वर्क फॉर मास्टरी, स्वामित्व हेतु पुनः मूल्यांकन तथा उपचारात्मक कार्य। और छठा है समेटिव इवेल्युएशन एंड मास्टरी फॉर फर्दर लर्निंग यूनिट, संकलनात्मक मूल्यांकन तथा स्वामित्व हेतु आगे की अधिगम इकाइयां देना। तो इस तरह से ये 6 स्टेप आएंगे इसमें सिंटेक्स में या स्ट्रक्चर में। तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट फोकस, दूसरा सिंटेक्स, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कि इसमें प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या रहेगा और किस तरह से रहेगा जो है। तो इसमें यहां पर देखते हैं हम मास्टरी लर्निंग मॉडल का मूल उद्देश्य पढ़ाई की सामग्री पर स्वामित्व स्थापित करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में, विद्यार्थियों की सहायता करना होता है। जो उनने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ाई करते समय जो भी सामग्री मिली उसके लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थी की सीखने की गति का यहाँ इतना महत्व नहीं है, कितनी स्पीडली बच्चा लर्न कर रहा है, कितनी स्लोली कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि इस बात की सीखने पर स्वामित्व प्राप्त किया जाए। यहाँ पर टाइम पीरियड से मतलब नहीं है कि बच्चा किसी चीज को लर्न करने के लिए कितना समय लगा रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे को उस कंटेंट पर या उस सब्जेक्ट पर वहां पर कितनी मास्टरी आई है उसको लर्न करने में। इसलिए यहाँ प्रतिक्रिया संबंधी पहला नियम यही होता है कि विद्यार्थियों की सीखने की गति को पुनर्बलित न करके उनके स्वामित्व स्थापित करने के प्रयासों को ही प्रोत्साहित या पुनर्बलित किया जाए।
पूर्ण निपुणता से अधिगम स्वामित्व प्रशिक्षण कार्य को अर्जित करना ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी समय और शक्ति लगे। स्वामित्व ही होता है, मास्टरी इज द मास्टरी, चाहे उसे जल्दी अर्जित किया जाए या देर से। इस दृष्टि से देरी से स्वामित्व अर्जित करने वालों को किसी भी दृष्टि से जल्दी स्वामित्व अर्जित करने वालों से निम्न स्तर का नहीं माना जा सकता। अगला है हमारा आपका चौथा पॉइंट है वो आपका सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली है। हमने पहले ही बताया कि सामाजिक सिस्टम के अंतर्गत मेनली दो चीजें हैं, टीचर एंड टॉट, अध्यापक और विद्यार्थी। तो यहाँ पर अधिगम कठिनाइयों की सही निदान हेतु परस्पर तालमेल होना चाहिए। किसके बीच में? अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही पर्याप्त धैर्य का परिचय देकर जितना भी समय स्वामित्व में लगे उतना ही आवश्यक है। जितना समय लगता है उतनी ही आवश्यक है। और यह एक जो है सहयोगपूर्ण प्रणाली है जिसमें न केवल अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच तालमेल, आपसी सहयोग तथा विश्वास की भी जरूरत होती है, परंतु यह सब कुछ विद्यार्थियों के बीच होना आवश्यक होता है। क्या? प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। यह प्रतिमान स्व प्रारंभ का विकास करता है। यह प्रतिमान समस्याओं के निदान में सहायता प्रदान करता है। यह प्रतिमान आत्म विश्लेषण और प्रेरणा को उत्साहित करता है। यह प्रतिमान धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यह प्रतिमान विद्यार्थी में पॉजिटिव बिहेवियर, धनात्मक व्यवहार पैदा करता है। इस प्रकार जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से उसका लगाव बना रहता है। स्कूली विषय, दैट मीन विद्यालय, जो आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं जैसे गणित, विज्ञान और भी अन्य विषय के निष्पादन में संतोषप्रद सीमा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारा ये आपका चौथा पॉइंट था। पहला पॉइंट फोकस, दूसरा पहला पॉइंट क्या बताया? फोकस, दूसरा सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा सोशल सिस्टम। अब चल रहे हैं पांचवा पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम या सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली में हम उन संसाधनों की बात करते हैं जो कि हमारे अनुदेशन में काम आते हैं। ठीक है, दैट मीन जनरली सपोर्ट सिस्टम दैट इज फॉर द ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान, मास्टरी लर्निंग मॉडल के उपयोग हेतु सामान्य कक्षा परिस्थिति में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ और संसाधनों तथा नियोजनों की जरूरत होती है। तो जिनकी जरूरत होती है उनके लिए वो क्या है? कक्षा शिक्षण परिस्थिति में स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु दक्ष एवं प्रवीण अध्यापकों की आवश्यकता होती है। दैट मीन स्किल्ड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा, निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए परीक्षण प्रणाली के चयन तथा प्रश्नों को बनाने हेतु उचित पाठ्यक्रम, पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, प्रश्न बैंक तथा अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या बताया कि स्किल्ड टीचर होने चाहिए, ट्रेंड एंड स्किल्ड टीचर होने चाहिए। दूसरा जो है हमारी जो करिकुलम है उस करिकुलम के लिए बुक्स, एक्सेसरी बुक्स, क्वेश्चन बैंक और भी जो है जो स्टडी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे मल्टीमीडिया, ठीक है, टीचिंग गेम्स इत्यादि की इसके यहाँ पर जरूरत होती है। और क्यों होती है? जिससे कि बेहतर परिणामों के लिए बेहतर परिणाम आए। इसके बाद समय का प्रबंधन इस प्रतिमान में स्वीकारा नहीं जाता। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ द टाइम। समय कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, इट डजंट मैटर।
अतः चाहे नियमित टाइम टेबल में हो या अतिरिक्त समय दिया जाए, पर्याप्त समय प्रदान करने की मांग और अपेक्षा इस प्रतिमान विद्यार्थी और अध्यापक दोनों से ही हो सकते हैं। तो अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल या प्रतिमान का प्रयोग। पहला बताया फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा सोशल सिस्टम, पांचवा सपोर्ट सिस्टम, छठा एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्ट। मास्टरी लर्निंग मॉडल का प्रयोग संज्ञानात्मक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ साथ कॉग्निटिव तो है ही है, इसके साथ साथ अफेक्टिव भावात्मक अनुभूतियों के उचित विकास में भी उचित भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम निपुणता के लिए अध्यापक को पुनर्बलन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, दैट मीन रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। अध्यापक को धैर्य, आपसी समझ व सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को यह बता देना चाहिए कि अधिगम दक्षता अधिक महत्वपूर्ण है, न कि काम को शीघ्रता से करना। तो इस तरह से ये इसके 6 के 6 पॉइंट 6 स्टेप्स हो गए मास्टरी लर्निंग की। अब इसके लाभ, मास्टरी लर्निंग के क्या लाभ हैं? सबसे पहले है आपका स्वामित्व अधिगम। मास्टरी लर्निंग यह प्रतिमान स्वामित्व अधिगम विकसित करने और पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। दूसरा इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। इसमें न केवल अध्यापक छात्र अंतःक्रिया के लिए बल्कि छात्र छात्र अंतःक्रिया के लिए भी अवसर प्राप्त होते हैं। दैट मीन देयर इज नॉट ओनली द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड टॉट, बट देयर इज ऑल्सो द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। बुनियादी कौशल का शिक्षण है, टीचिंग ऑफ बेसिक स्किल्स। यह बुनियादी कौशल का शिक्षण देने में भी बहुत उपयोगी है, जिससे कि जो है 100% मास्टरी उपलब्ध हो जाती है या प्राप्त की जाती है। अगला है डिग्री ऑफ मास्टरी, स्वामित्व का स्तर। इसमें प्रत्येक छात्र में स्वामित्व का प्रदर्शनात्मक स्तर विकसित करने में सहायता मिलती है। पांचवा है सभी विषयों के लिए उपयोगी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, ये सभी विषयों के लिए, सभी विषयों में मास्टरी लाने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। इससे स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अगला है अभिप्रेरणा। इससे अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है। समस्या समाधान, इससे समस्या समाधान के विकास में सहायता मिलती है। पहल और आत्मनिर्देशन, इनिशिएशन एंड सेल्फ डायरेक्शन। इससे प्रत्येक छात्र में अधिगम के लिए पहल और आत्मनिर्देश विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला है अपनी गति स्वयं निर्धारित करना, सेल्फ पेसिंग। ये नहीं जाना है कि टीचर के हिसाब से कितनी स्पीड से चल रहा है या कितनी स्पीड में मुझे करना है। जितनी अपनी लिमिट है उस लिमिट से जो है उसी टाइम से अध्ययन को किया जाए। इससे प्रत्येक छात्र को अधिगम क्रम में अध्ययन की इकाइयों के माध्यम से सहायता मिलती है। अगला है संरचित विभागों वाले विषय, सब्जेक्ट विथ स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। यह प्रविधि उन विषयों में बहुत प्रभावशाली पाई जाती है जिनके संरचित विभाग होते हैं और जिनकी प्रकृति अनुक्रमित होती है। गणित और विज्ञान इस वर्ग में आते हैं। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या है? देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इसकी परिसीमाएं। नंबर 1 तो है वैकल्पिक सामग्रियां या अल्टरनेटिव मटेरियल्स। मास्टरी लर्निंग मॉडल में लर्निंग के लिए वैकल्पिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अभी जैसे बताया था उसमें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अलावा जो है बुक्स, कॉपी, ये मल्टीमीडिया। दूसरा है स्वामित्व और निदानात्मक परीक्षण, मास्टरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें स्वामित्व और निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये परीक्षण आवश्यक हैं।
अगला है पाठ्यक्रम में नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, लचीलापन जिसे कहते हैं। इस प्रविधि को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम को निश्चित करने और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए गति निर्धारण में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। और अगला है समय का अपव्यय या टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि जो है ये बताया कि इसमें टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप किसी चीज को लर्न करने या मास्टरी हासिल करने में कितना समय लगा रहे हैं, बल्कि आवश्यक क्या है कि आप जो है उस कंटेंट में मास्टरी हासिल करें, भले कितना ही समय लगे। तो इसमें समय का अपव्यय होता है, ये टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस तरह से यह आज आपका टॉपिक मास्टरी लर्निंग मॉडल के बारे में था। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। द नेम ऑफ द चैनल इज द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच।